Hello students, welcome back for the second video on heat. We know that heat is a form of energy which produces sensation of hotness. Its SI unit is joule. If you see in calorie, 1 calorie is equal to 4.2 joule. Okay. अब हमने एक और चीज देखी थी कि टेम्परेचर यूनिट केल्विन होती है और टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हीट और टेम्परेचर के अंदर अगर डिफरेंस पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी विच इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऐसा यूनिट जूल है हीट की और टेम्परेचर की केल्विन है. फिर आप जो भी हीट किसी बॉडी में है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है. Heat of the body is directly proportional to mass of the substance, its specific heat and change in temperature. हीट जो होती है किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करती है और मटेरियल ऑफ द बॉडी मतलब स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर पे. और हमारा जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पे. जब किसी भी बॉडी को अपन हीटअप करते हैं मतलब गर्म करते हैं. ओके, हीटअप करते हैं. व्हेन वी हीटअप एनी बॉडी, कोई भी बॉडी को जब गर्म करते हैं, जैसे पानी हमारे पास, उसको एक कंटेनर में रखा और गैस पे रख दिया हमने, तो हम क्या करेंगे? पानी थोड़ी देर बाद गर्म होगा. तब एक ही फॉर्मूला लगाना, मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर. जो मास दिया रहेगा पानी का, अगर किलोग्राम में दिया रहेगा तो ग्राम में कन्वर्ट कर देना, 1000 मल्टीप्लाई कर देना. तो जैसे 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1 किलो है, तो आप क्या करना? 1000 मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में जाएगा. हीट जो है वो कैलोरी में पुट करना, काय में पुट करना? 1 कैलोरी. पानी की हीट क्या, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 कैलोरी. और चेंज इन टेम्परेचर, मान लो हमने 30 डिग्री सेल्सियस से हीट करना चालू करा और 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, तो 100 माइनस 30 कर दो, आपका आंसर आएगा 70. तो ये 70 की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी. पानी की हीट होती है, स्पेसिफिक होती है 1 कैलोरी, और ये जो है 2000 ग्राम या जो भी है वो यहाँ पुट कर देना. इतना जो पुट करोगे इसका जो आंसर आएगा, मान लो वो आंसर आ गया, मान लो 3000 आंसर आ गया, तो आपका आंसर हो गया 3000 जूल. तो जो भी हीट होती है वो किसी भी बॉडी पे किस पे डिपेंड करती है? वो बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, और उस समय उसकी कंडीशन कितनी है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करती है. और तीसरी बात, उस मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी कि आपका सेम अमाउंट ऑफ हीट हो सकती है लेकिन उस बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है. जैसे मान लो एक बॉडी है जो 1 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए 2 जूल हीट खाती है, एक बॉडी है जो 20 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए 2 जूल हीट खाती है. तो अगर अपन 2 जूल हीट दे दिया तो एक का तो टेम्परेचर रहेगा, उस दूसरे का नहीं रहेगा उतना, क्योंकि हर किसी की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है. तो सेम अमाउंट ऑफ हीट होने के बाद भी टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, और टेम्परेचर में सेम टेम्परेचर होने के बाद भी अलग अलग हीट हो सकती है. तो ये बात हमेशा याद रखना कि किसी बॉडी को हीट करते तो क्या फॉर्मूला लगता है? Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, और हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल इस्तेमाल करना पड़ता है. हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. तो कैलोरीमीटर से हम लोग हीट मेजर करते हैं. उसके अलावा हीट के लिए इन लोगों ने, अच्छा दूसरी बात इन्होंने बोला है कि दो बॉडी को अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो हायर बॉडी से टेम्परेचर जो हीट है वो लोअर हाई हीट से लो हीट की तरफ वो जाएगा, और टेम्परेचर में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके अंदर हीट ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर कम है उसकी हीट कम है. तो Q इज इक्वल टू MHT वाला तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया. अब अपन स्पेसिफिक हीट की यूनिट निकालेंगे. यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू Q अपॉन मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर. देखो इधर जो भी हीट होती है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल. समझिए. और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. और टेम्परेचर भले चेंज हो, चाहे कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो
वेरिएबल टेम्परेचर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, डेल्टा टी हो, डेल हो या टी हो, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो जब इसको ऊपर ले आएंगे तो इसके पावर में क्या हो जाएगा -1 और इसके पावर में -1, तो आंसर हो जाएगा जूल पर केजी और पर केल्विन। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है ना। 1 ग्राम सब्सटेंस या बॉडी, आई सुन, सब्सटेंस या बॉडी, 1 ग्राम सब्सटेंस या ग्राम, यूनिट मास, क्या बोलेंगे, यूनिट मतलब 1, यूनिट मास अगर किसी बॉडी का है और वो 1 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो उसकी स्पेसिफिक होती है। जैसे कोई एक तुम्हारा दोस्त है वो 2 रोटी खाएगा, कोई एक दोस्त है वो 5 रोटी खा सकता है पेट भरने के लिए, यानी पेट कब भर गया, दैट इज स्पेसिफिक। तो हर सब्सटेंस की अलग अलग पेट भरने की आदत होती है, यानी कि किसका पेट कब भरेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू राइज इस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए यूनिट मास 1 ग्राम सब्सटेंस कितनी हीट खाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। पानी की स्पेसिफिक हीट देखी जाती है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए कितनी हीट खाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वो होती है 1 कैलोरी, यानी कि 1 कैलोरी हीट खा लेता है 14.5 से जाने 15.5 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो मैटर पे डिपेंड नहीं करती कि मैटर कितना है। आप अगर एक ग्लास भर पानी लोगे तब भी उसकी स्पेसिफिक उतनी रहेगी, कितना भी पानी लो, तो स्पेसिफिक एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही डेंसिटी भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, समझ गए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्पेसिफिक क्या होती है। अब गैस हो तो क्या करेंगे, गैस हो तो क्या करेंगे, गैस की स्पेसिफिक होती है सी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, सी। तो ये हो जाएगा हीट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक वो ब्रांच होती है फिजिक्स की या केमिस्ट्री की जिसमें वो हीट से डील करता है, समझ गए। तो केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी आ जाती है और फिजिक्स में वर्क डन आ जाता है मैकेनिकल। तो Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर की कब कंडीशन यूज करते हैं, गैस के लिए। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और ये M होता है मोल, क्या होता है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन, यानी जहां पे किलोग्राम आया था उसकी जगह क्या आ जाता है, मोल आ जाता है। और स्पेसिफिक जो होती है गैस की ये 2 प्रकार की होती है, सीपी एंड सीवी, क्या होती है, सीपी एंड सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो क्या बोलेंगे, सीपी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो क्या बोलेंगे, सीवी। और हमेशा सीपी जो होता है वो सीवी से ज्यादा होता है, और सीपी और सीवी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका संबंध बाहर से नहीं होता और वो प्रोसेस बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, और ना तो हीट बाहर देता है ना बाहर से लेता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ गए। तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट क्या होती है, देखो इधर, जैसे मान लो एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन है और नीचे अपन ने गैस को गर्म कर दिया। जैसे ही गैस को गर्म करेंगे तो अंदर की गैस क्या होगी, गर्म होने लगेगी, बोलेंगे अपनी भाषा में इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। जैसे ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगी, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। और ऊपर जो एटमॉस्फेयर उसको दबा रहा था नीचे की ओर, उसको बोलेंगे अपोजिंग फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, अपोजिंग फोर्स, ये अपोज कर रहा है, इसको बढ़ने के लिए रोक रहा है, समझिए। तो ड्राइविंग फोर्स जब ऊपर धकेलते जाएगा इसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब अपोजिंग फोर्स अपन दबा रहे हैं और ये ज्यादा हो गया तो पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये जो पिस्टन है इसको अपन ने गैस को गर्म करा और पिस्टन ऊपर जाने लगा। ऐसे स्थिति में क्या है कि आपका प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है,
पहले क्या था कि ड्राइविंग फोर्स ऊपर जाने वाला और ऑपोजिंग फोर्स बराबर थे, इसलिए यहाँ रुका हुआ था ये। इसको बोला है एक फिक्स वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सीपी क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल गैस, समझ गए, कितना 1 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देंगे, यानी कि पिस्टन ऊपर जा सकता है, तो उसको बोलते हैं सीपी। और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, अपन को ऊपर प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, बाट रख दो, कुछ भी कर दो, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है ताकि वॉल्यूम बढ़े नहीं। उस समय जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो प्योरली स्पेसिफिक, जो उस वक्त हीट होती है वो प्योरली इंटरनल एनर्जी होती है। तो जैसे अपन ने हीट दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, समझ गए। एक बात हमेशा याद रखना, जब गैस को सडन एक्सपेंड करते अपन तो गैस ठंडी हो जाती है। अगर गैस ठंडी हो गई तो आप बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी कम हो गई। गैस दबा दी, प्रेस कर दी, कंप्रेस कर दी, गैस गर्म हो जाएगी, बोलेंगे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, समझिए। तो स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है कि 1 मोल गैस 1 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड सीपी। स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर और कितने वॉल्यूम पे करेगा, दैट इज स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक और आपका लॉ है जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी एनर्जी जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसलिए इसको बोला गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ पे किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो भी हीट अपन सिस्टम को देते हैं वो हीट क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग जाती है और कुछ हीट वर्क डन में लग जाती है। तो अपन क्या करा, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मतलब हीट बढ़ गई, ये क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर धकेल देगी। तो क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू। फिजिक्स में जो बच्चे बड़े हैं, फिजिक्स में वर्क डन बाय सिस्टम यानी पिस्टन ऊपर जा रहा है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और यही केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। और केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है इसलिए माइनस लेते हैं, केमिस्ट्री में क्या लेते हैं, नेगेटिव, और फिजिक्स में लेते हैं पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है W, और ये हो गया इंटरनल एनर्जी, और ये हो गया हीट। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो भी अपन सिस्टम को हीट देते हैं, कुछ हीट जो होती है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग जाती है और कुछ हीट वर्क डन में यूटिलाइज हो जाती है। एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, वो बहुत सारी एनर्जीज का सम होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज का समिंग अप होती है इंटरनल एनर्जी। सो के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, वो मोशन भी करते हैं, टकराते भी हैं। इस तरह से आपस में बहुत सारी एनर्जीज का सम होता है। तो जब किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो उसकी इंटर एनर्जी बढ़ने लगती है, या गैस को एक्सपेंड कर देते हैं तो इंटर एनर्जी कम हो जाती है, समझ गए। तो ये हमको मालूम चल चुका है Q इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू। और ये वर्क डन जो होता है ये होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो। तो P डेल्टा V करेंगे तो ये अगर जीरो हो गया, प्रेशर इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो वर्क डन ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू। डेल्टा U मतलब चेंज। हमें इंटर एनर्जी जो होती है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल पाती, हमें उसको हमेशा चेंज में देखना पड़ता है। पहले कितना जूल थी, बाद में कितना जूल है। दिस इज कॉल्ड इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अपन हीट अप करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और जब मेल्ट करते हैं
या वेपराइज करते हैं, वेपोराइज करते हैं, दोनों स्थिति में m इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू m इंटू एल लगाते हैं। एल इज ए स्पेसिफिक, आइस के लिए होती है 80 कैलोरी और स्टीम के लिए होती है 546 कैलोरी। तो ये आपको अगले लेक्चर में मैं दूंगा थोड़ा बहुत कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट जो होती है वो किसी भी सिस्टम की वो हीट होती है जो उसकी स्टेट चेंज करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे पानी जीरो पे बर्फ रहता है और जीरो पे पानी हो जाता है, तो जब बर्फ को 80 कैलोरी हीट मिल जाएगी तो बर्फ क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इसी तरह से स्टीम है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही रहेगा उबलता हुआ, बॉइलिंग वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाता है। तो लेटेंट हीट इज द heat which is at a constant temperature, the state of the system changes, यानी सॉलिड लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड गैस हो जाएगी, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। स्टीम की लेटेंट हीट 546 कैलोरी होती है और बर्फ की लेटेंट हीट 80 कैलोरी होती है। स्टीम में अगर उंगली डालोगे जल जाएगी, लेकिन बॉइलिंग वाटर में नहीं जलेगी क्योंकि स्टीम की लेटेंट हीट बहुत हाई होती है। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ज्वाइन करेंगे। बाय बाय।